आपसे आज परिचय कर रहे हैं, लेकिन ये कोई अंतिम मुलाकात नहीं है। आज इस परिचय की शुरुआत हो रही है। आपसे कई बार मिले, मैं आपको टीवी और मीडिया वगैरह के माध्यम से जानकारी हुई होगी। 2 महीने पहले बिहार आया हूं। मैं यही बिहार का रहने वाला हूं। अपना परिचय मैं आपको बताऊं, मेरा नाम प्रशांत किशोर है। मैं बिहार के सासाराम जिले के कोनार गांव से आता हूं। मेरी शिक्षा यही बिहार के सरकारी स्कूल से हुई है। आगे यहाँ साइंस कॉलेज में पढ़ते थे। फिर संयुक्त पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में 10 साल काम करते थे। पहले भारत में थे, फिर अमेरिका में थे, लेकिन ज्यादातर समय मैंने अफ्रीका में काम किया है। करीब 5 वर्ष, 10 वर्ष जो संयुक्त राष्ट्र में थे, उसका 5 वर्ष अफ्रीका में रहते। जिस काम और जिस परिचय से आप मुझे जानते हैं, वो काम मैंने 2011 में शुरू किया या ये ऐसे समझिए कि नियति ने वो काम मेरे जिम्मे लगा दिया, क्योंकि राजनीति से मेरा कोई या मेरे परिवार का कोई लेना देना कभी रहा नहीं है। हम हेल्थ पर और कुपोषण पर काम करने वाले व्यक्ति रहे हैं। मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी शिक्षा जो है वो स्वास्थ्य और कुपोषण पर काम करने के लिए है। उसी काम को करने के संदर्भ में मोदी जी से 2011 में मिले थे, मुलाकात हुई। अब दूसरा रास्ता पकड़ लिए, वो जो कर रहे हैं वो 10 साल वही काम किया। 2011 से 2021 तक, जिसको मीडिया चुनाव प्रबंधन बताती है या इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट बताती है, वो काम करते थे। उस काम करने के दौरान 10 साल में कुल 11 इलेक्शन में भाग लेने का अवसर मिला। 1 लोकसभा का और 10 राज्यों में अलग अलग जो चुनाव हुए। एक यूपी का चुनाव अगर आप छोड़ देंगे, 2017 में यूपी का चुनाव छोड़ दें, तो किसी भी चुनाव में हार का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक समझदारी मेरी है, या मेरे पास कोई ऐसा मंत्र है कि मैं किसी को हाथ पकड़ के उसको इलेक्शन जिता सकता हूं। ये बिल्कुल सिरे से गलत बात है। जो आदमी, जो दल, जो नेता चुनाव जीतता है, वो अपनी ताकत से, अपने कार्यकर्ताओं के प्रयास से और समाज के समर्थन से जीतता है। उसमें हमारे जैसे लोगों की छोटी मोटी भूमिका है। कोई किसी को चुनाव जिता हरा नहीं सकता है। जो भी हो, 10 साल वो काम किया और उस काम को बंगाल के और तमिलनाडु के जब रिजल्ट आए 2021 में, तो पब्लिकली मैंने ये घोषणा करी है कि अब उस काम को आगे नहीं करेंगे। अब आपको ये लगेगा, या मीडिया को भी लगता था कि ये काम को क्यों छोड़ेंगे, उस काम को करने में कोई खराबी तो थी नहीं। उसी काम को करके देश भर में नाम कमाए हैं। मीडिया बताती है, आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा, देश के बड़े बड़े नेताओं से, पार्टियों से मिलते हैं, उठते बैठते हैं। लोग बताते हैं कि बहुत सैकड़ों करोड़ रुपया भी मिलता है काम करने के लिए। तो सब जब हो ही रहा था, तो उसको छोड़ क्यों दिया? छोड़ इसलिए दिए कि 10 साल वो काम करने के बाद ऐसा लगा कि आप बहुत प्रयास करके किसी को जिता दें, किसी की सरकार बना दें, तो सत्ता तो बदलने की गारंटी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि व्यवस्था बदल जाए। 2015 में मैं बिहार में आया था और महागठबंधन का एक प्रयोग किया गया और उसको बहुत बड़ी सफलता भी मिली थी। लेकिन मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं कि महागठबंधन में जो काम करने थे वो काम उन्होंने किया। तो जब भगवान ने जीवन में ये अवसर दिया है कि अब तय करके कुछ जीवन में अपने मन के मुताबिक कर सकते हैं, तो 1 साल काम छोड़ने के बाद, ये सोचने समझने के बाद तय किया है कि अपने राज्य बिहार में आएंगे। और बिहार में आकर दल बनाकर चुनाव लड़ने की बात नहीं है। बिहार में इसलिए आए हैं कि यहाँ एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं। राजनीतिक दल बनाकर चुनाव लड़ने में और राजनीतिक व्यवस्था, नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने में फर्क है। अभी कोई बिहार में चुनाव नहीं है, अभी भी नहीं है, अगले साल भी नहीं है, 3 साल चुनाव नहीं है। फिर क्यों यहाँ पर घूम रहे हैं गांव गांव? इसलिए घूम रहे हैं कि अगर नई राजनीतिक व्यवस्था बनानी है तो नए तरीके का प्रयास करना पड़ेगा।
से राजनीति में हैं या जो राजनीति करने का जो अभी का ढर्रा है उससे बहुत बात बन नहीं सकती है। ये मेरा अपना आकलन नहीं है, ये आंकड़े बताते हैं और जो जमीन पर सच्चाई है वो आपको हमसे बेहतर पता है। चाहे लालू जी की सरकार हो या नीतीश जी की सरकार हो या उससे पहले दूसरे कई लोग, दूसरे दलों के लोग यहाँ शासन का रहा है, जमीन पर कोई बहुत आमूलचूल परिवर्तन नहीं आया है। डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, इसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है। भाई 25 साल 30 साल में कुछ तो विकास हो ही जाएगा, लेकिन विकास की रफ्तार ऐसी नहीं रही है कि नीचे स्तर पे जो लोग हैं या बिहार एज ए स्टेट इसकी स्थिति एकदम सुधर जाए। पहले भी आप बेरोजगारी के लिए परेशान थे, आज भी बेरोजगारी के लिए परेशान है। पहले भी शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, आज भी नहीं है। पहले भी स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं थी, आज भी नहीं है। थोड़ा बहुत सड़क वड़क बन गया है, कुछ बिजली आ गई है, लेकिन इससे जीवन नहीं लोगों का बदला है। जो नई राजनीतिक व्यवस्था की जब मैं बात कर रहा हूं, आपके साथ क्यों बैठे हैं? जब आप एक नई राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो उसके मूल में लोगों की भागीदारी है और लोगों की भागीदारी में भी ये जरूरी है कि जो दलित समाज की भागीदारी है उसको सुनिश्चित कैसे किया जाए। पिछले 2-2.5 महीनों से जब मैं घूम रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं, तो मुझे हर वर्ग के लोग मिलते हैं और उसमें मुझे वो लीडरशिप भी मिल रही है कि कोई पंचायत जीता है, कोई जिला परिषद जीता है, कोई मुखिया है, कुछ नहीं है तो नेता बनना चाहता है। लेकिन मुझे एक इस बात का एहसास हुआ बिहार में 2-3 महीनों में, शायद अभी एकदम कंफर्म नहीं है, लेकिन जो मुझे पहला 2-3 महीने का अनुभव वो आपसे साझा कर रहे हैं कि दलित समाज में यहाँ उस तरह की लीडरशिप मिल नहीं रही है, खोजने पर भी नहीं मिल रही है। उसकी वजह कुछ तो होगी। भाई बगल में यूपी है, वहां बसपा का आंदोलन हुआ है। बसपा पार्टी छोड़ दीजिए, लेकिन मान्यवर काशी राम जी ने जो आंदोलन किया उससे चाहे दल कोई भी हो, लेकिन दलित समाज के लीडर आपको हर स्तर पर मिल जाएंगे। बिहार में मुझे वो भारी समस्या आ रही है, जो लोग दलित समाज के लीडर के तौर पर पार्टियों में प्रस्थापित भी हैं, वो ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको चुनकर ऐसे बनाया गया है जो समाज के लिए कुछ बोल नहीं सके, जो सबसे सीधा आदमी है, जो सबसे ज्यादा खाली नाम के लिए दलित का कोटा पूरा किया जा सकता है जिसके माध्यम से, ऐसे लोग ही हैं। तो एक तो मेरे लिए समस्या है कि भाई बिहार में नए लोगों को राजनीति में कैसे लाएं, और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी अगले 1-2 साल प्रयास करेंगे, लेकिन उसमें भी ज्यादा परेशानी आ रही है दलित समाज के लिए। इसलिए मैंने एक नया प्रयास शुरू किया अपने पूरे प्रयास के अंदर कि दलित समाज के भाइयों से मिलकर ये देखें कि आखिर आपके यहाँ वो लीडरशिप कैसे बिल्ड नहीं हो रही है या क्या करने से बिल्ड होगी। क्योंकि जो लोग चुनकर आए हुए हैं, जो एमएलए हैं, एक्स एमएलए हैं, अगर उनको लेकर बना भी दें तो उनमें वो क्षमता है, ये जरूरी नहीं है। कुछ दलित समाज के अफसर हैं जो ब्यूरोक्रेट हैं, कुछ थिंकर हैं, उनके भी टच में मैं हूं। कुछ नीचे जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया उनको भी मैंने देखा। लेकिन बिहार में जो दलितों की बड़ी संख्या है, इसके बावजूद कहीं यहाँ कोई सामाजिक राजनीतिक प्रयास राज्य के स्तर पर अभी तक नहीं हुआ है। तो आपसे ये सुनना और समझना चाहते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ है और इसको कैसे किया जा सकता है। मान लीजिए कि कर्पूरी जी के नेतृत्व में अति पिछड़ा समाज के लिए एक यहाँ पर सामाजिक राजनीतिक आंदोलन हुआ, तो उसका फायदा कुछ न कुछ आज अति पिछड़ा समाज में लोगों को मिला है। आप देखेंगे अति पिछड़ा समाज को रिजर्वेशन के बाद, रिजर्वेशन तो आपको भी है, रिजर्वेशन उनको भी मिला, लेकिन लीडरशिप है, उनकी जो एस्पिरेशन है, उनकी जो भागीदारी है, वो आज बिहार में बहुत ज्यादा है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि चूंकि दलित समाज की ओर से कोई ऐसा प्रयास नहीं हुआ राज्य के स्तर पर, कुछ लोग बसपा से जुड़े हुए हैं, कुछ जो नीचे काम करने वाले मुझे दलित कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट मिले, वो लेफ्ट की पार्टियों से, अलग अलग पार्टियों से जुड़े रहे हैं। तो दोनों दल हाशिए पर है। लेफ्ट की आज कोई राजनीतिक भूमिका बहुत नहीं है बिहार में। एमएल के कुछ लोग जीते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल सीपीआई सीपीएम थे
उसमें बहुत बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग थे, लेकिन दल हाशिए पर चला गया। जो यूपी से लगता हुआ एरिया है वहां पर बसपा से जुड़े हुए लोग भी काफी मिले, लेकिन बसपा भी राजनीतिक तौर पे यूपी में ही खत्म हो रही है, तो बिहार में तो ऐसी कोई संभावना है नहीं। रामविलास पासवान जी की पार्टी से जुड़े हुए भी कुछ दलित नेता मिलते हैं, लेकिन उस पार्टी का भी अभी जो उनकी स्थिति है वो आपके सामने है। दलितों का एक बड़ा वर्ग जो 90 के दशक में पहले शुरुआती सालों में लालू जी के साथ गया, वो भी अब आरजेडी के साथ जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा वो उनके दल से ही प्रताड़ित फील करता है। एक समय काल खंड रहा है 5-7 साल 8 साल, जब दलितों के एक बड़े समाज ने, बड़े वर्ग ने नीतीश कुमार जी के जदयू के साथ मिलकर जुड़कर अपनी ताकत, अपने वोट से उनको बहुत बड़ी सफलता दिलाई। लेकिन अब पिछले चुनाव का अगर आप नतीजा देखेंगे और बूथ वाइज हम लोगों ने डेटा को देखा, आंकड़ों को देखा, तो दलित समाज में अब वहां पर भी उस तरह का समर्थन नहीं दिख रहा है। वही वजह है कि एनडीए का कॉम्बिनेशन वही है जो 2010 में था, लेकिन उस बार जीते थे 205 सीट, इस बार 120 सीट जीतने में दिक्कत हुई है। और अगर आप देखेंगे कहां चुनाव हारे हैं, बहुत लोग ऐसा मानते हैं जो बिहार की राजनीति जाति के हिसाब से समझना चाहते हैं कि फॉरवर्ड का वोट कट गया, एलजेपी कुछ सीट वोट ले गई इसलिए वोट कम हुआ। ऐसी बात नहीं है। दलित समाज में जो उत्साह पहले जदयू या एनडीए के लिए रहा है 2010 के चुनाव में, 2015 के चुनाव में, उसमें काफी गिरावट आई। वो वोट आपका बटा, इसलिए भी उनको बड़ा नुकसान हुआ है। मैं आपको ये राजनीतिक बातें इसलिए बता रहा हूं कि जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें ये पा रहे हैं कि दलितों की जो यहाँ लीडरशिप है वो किसी सामाजिक राजनीतिक आंदोलन के अभाव में कोई राज्य स्तरीय कोई ऐसा बड़ा प्रयास नहीं हुआ। उसकी वजह से ऐसी जागरूकता तो है, लेकिन कोई ऐसी लीडरशिप डेवलप नहीं हुई है। और दूसरी बात, जो लीडरशिप है वो इतने भाग में विभक्त है, इतने भाग में बटी हुई है कि उसकी कोई मेजर राजनीतिक से नहीं है। आरक्षण आपको बाबा साहब ने दिया है तो सीट तो उतना मिल ही जाएगा। वो सीट भाई एससी रिजर्व है, वहां पर किसी ने एमएलए एससी बना रखा है, उससे कोई एहसान तो कर नहीं रहा, उसको संविधान के हिसाब से देना ही देना है। लेकिन जो दलित लीडरशिप की बात है, जो समाज के लिए समाज के लिए कुछ बोलने की बात है, जैसे अभी आप मुसहर समाज की बात सुन रहे थे, मैं मुजफ्फरपुर गया था, वहां पर मुझे वहां पर एक मुखिया जी मिले, तो उन्होंने बताया कि साहब शराबबंदी में रोज शाम में हमारे बगल में यहाँ पर मुसहर समाज का टोला है, वहां से लोगों को पुलिस पकड़ के महिलाओं को ले जाती है। तो कैमरे पर है, मैंने ट्विटर पे डाला है। तो मुखिया जी से मैंने पूछा कि क्यों ले जाती है, तो बताया कि जितने लोग पुरुष है, पुलिस समझती है कि शराब का धंधा करते हैं, तो सबसे आसान है कि महिला को पकड़ के ले जाइए, थाना में बैठा लीजिए, रात भर उनसे झाड़ू लगवाइए, बर्तन साफ कराइए, और सुबह में जब तक आदमी सरेंडर न करे तब तक उसको छोड़िए नहीं। ये फॉरवर्ड क्लास के घर के लिए संभव नहीं है। मैं खुद फॉरवर्ड क्लास से आता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पुलिस ये काम बड़े स्तर पर सिस्टमेटिक तरीके से किसी राजपूत गांव में या ब्राह्मण के गांव में या भूमिहार के गांव में ये नहीं कर सकती है। ये संभव ही नहीं है कि आप हर दिन वहां गांव से हर 10, 20, 25 महिला को पकड़ के ले जाइए, ये संभव नहीं है बिना किसी कागज के, बिना किसी अपराध के। तो मुझे लगता है कि अगर हम नई राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो उसमें एक दलितों की बहुत बड़ी भागीदारी होनी चाहिए। भागीदारी सिर्फ संख्या के हिसाब से नहीं, भागीदारी अपनत्व के हिसाब से। एक नई राजनीतिक व्यवस्था बिहार में अगर आप सामाजिक राजनीतिक आंदोलन की बात कर रहे हैं तो उसमें दलितों की पूरी भागीदारी होनी चाहिए। और भागीदारी वो कैसे हो, इसके लिए आपसे मिल रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि भैया आपने गांधी जी का फोटो लगाया है, अंबेडकर का फोटो लगाइएगा तो उससे, बाबा साहब का फोटो लगाइएगा तो उससे दलित जुड़ जाएगा। तो मैंने उनको कहा कि साहब ये तो सबसे आसान काम है, लेकिन हम नहीं करना चाहते। इसलिए नहीं करना चाहते कि अगर जब तक हम उस बात को समझेंगे नहीं, उस बात को आत्मसात नहीं करेंगे, तो फोटो लगाकर आपको बेवकूफ बनाने वाली बात हुई। फोटो तो बाबा साहब के सामने लगा रखा है। फोटो तब लगाएं जबकि इस पार्टी के विधान में, इसकी सोच में, इसके कार्यकलाप में जो बाबा साहब ने कहा है वो होता दिखे। इसमें
दलितों की भागीदारी हो, दलितों को लगे कि नहीं ये जन सुराज मेरी ही पार्टी है, तब बाबा साहब का फोटो लगे तो फायदा है, नहीं तो सिर्फ फोटो तो लगाने के लिए सबने सबका फोटो लगा रखा है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, कॉन्शियसली कह रहा हूं कि इस फोटो में बाबा साहब का फोटो नहीं है। और हमें रोज लोग सलाह देते हैं भैया बाबा साहब का लगा लीजिए, दलित उससे जुड़ जाएगा। हम वो दलित नहीं जोड़ना चाह रहे हैं। हम ये प्रयास करना चाहते हैं कि आने वाले 6 महीने, साल भर, 2 साल में एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन जन सुराज के प्लेटफॉर्म से तो हम कर रहे हैं, लेकिन दलित समाज में इसको और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सके, क्योंकि हम लोग की पहुंच ही वहां नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि वो समाज इतना पीछे छूट गया है कि उसमें हम सीधे जाकर अगर इनवाइट भी कर रहे हैं तो लोग आ ही नहीं रहे हैं, उसमें वो हिम्मत ही नहीं हो रही है, उसमें वो क्षमता ही नहीं है, उसको वो विश्वास ही नहीं है कि किसी नए प्लेटफॉर्म पर जाएं। या उसकी रोजमर्रा की जो समस्या है, जीवन यापन की समस्या इतनी बड़ी है कि वो आगे का कुछ सोच के कर ही नहीं रहा है। ये मेरा मंतव्य है, जरूरी नहीं कि सही है, मैं इस पर आपकी बात सुनना चाहता हूं और 3 पहलू पर, 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पर आपके विचार और आपके सुझाव और आपका सहयोग चाहता हूं। एक तो क्या यहाँ पंचायत से लेवल से ऊपर नई दलित लीडरशिप खड़ी की जा सकती है, क्योंकि भले ऊपर नेता न हो लेकिन समाज में लोग तो ताकत वाले हैं, उनको कोई हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने वाला नहीं है। तो अगर हर पंचायत से 15, 20, 25 नए लड़कों को, जिनके पास साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन जज्बा है, समाज के लिए करना चाहता है, आदमी ठीक है, ताकत है, ऐसे लोगों को चिन्हकर आगे बढ़ाया जा सकता है क्या? इसको चिन्हित करने में, संगठित करने में पूरे राज्य के स्तर पर क्या और कैसे करना पड़ेगा, कौन सी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितना संसाधन लगाना पड़ेगा, कैसे इसको किया जा सकता है। दूसरा जो पहलू है कि दलित समाज में काम करने वाले जो संस्थाएं हैं, जैसे वर्गीस जी यहाँ बैठी हुई हैं, ऐसी बहुत संस्थाएं यहाँ 15, 20, 25, 30 संस्थाएं जरूर होंगी जो कि दलित समाज में काम कर रहे हैं। उन ऑर्गेनाइजेशंस को चिन्हित करके उनके माध्यम से दलित समाज को क्या मदद की जा सकती है। जब सरकार बनेगी तब बनेगी, जब चुनाव होगा तब होगा, लेकिन अभी उनकी क्या मदद की जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि जो अभी शराबबंदी का कानून है, उसमें जो लोग अरेस्ट हुए हैं, करीब 1.25 लाख लोग आज भी जेल में हैं, उसमें जो मेजॉरिटी है वो दलित समाज के लोग हैं। उनको लीगल सहायता ही अगर देनी है, उनका केस ही लड़ने की बात है, उसको कैसे लड़ा जाए, कैसे उनको ये मदद पहुंचाई जाए। तो मैं ऐसे दलित संस्थाओं को चिन्हित करना चाहता हूं, उनसे संपर्क स्थापित करना चाहता हूं। मान लीजिए कि वर्गीस जी की संस्था है, इनके साथ अगर हम अपनी ताकत जोड़ेंगे तो शायद इनके माध्यम से जिस समाज में ये काम करती है उसको और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। अगर हम खुद जाकर उनके समाज में काम करना चाहें तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो दूरी इतनी ज्यादा है कि वो विश्वास ही नहीं होगा, उसमें घुलना मिलना पड़ेगा, समय लगेगा। इसलिए पहला मेरा प्रयोजन है कि आपके माध्यम से जाने की एक दलित लीडरशिप नीचे से खड़ी करना, चुनाव लड़ने के लिए नहीं, वो नीचे लीडरशिप खड़ा हो जाए, वो भाजपा में चला जाए, आरजेडी में चला जाए, उसकी चिंता नहीं है। मैंने यूपी में काम किया है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मान्यवर काशीराम जी ने अगर बसपा का आंदोलन खड़ा न किया होता तो इतने दलित लीडर बिहार यूपी में नहीं हो सकते हैं। भले आज वो बसपा में नहीं है, वो भाजपा में है, लेकिन है तो समाज में की राजनीति तो कर रहे हैं। तो पूरा जो प्रयास है कि निचले स्तर पर, पंचायत के स्तर पर कम से कम 15-20 नए दलित लड़कों को जिसमें लीडरशिप पोटेंशियल है उसको चिन्हित करना, उसके साथ इन्वेस्ट करना, ट्रेन करना, कैपेसिटी उसकी बनाना, उसको संसाधन देना ताकि वो समाज की राजनीति कर सके। बाद में उसकी इच्छा है तो हमारे साथ चले, हमारी उसकी इच्छा न हो तो जिसके साथ जाना जाए, कोई दिक्कत नहीं है। दल से जोड़ने की बात नहीं है, दल तो हमने बनाया ही नहीं अभी, तो दल से जोड़ने की बात नहीं है, लोगों को नीचे से चिन्हित करने की बात है। हर पंचायत से कम 20 दलित के ऐसे लड़के जिसमें आपकी हमारी नजर में जिसमें लीडरशिप पोटेंशियल है, जो समाज की आवाज बन सकता है, समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकता है। दूसरी बात जो मैंने बताया कि दलित समाज में काम करने वाले प्रमाणिक जो संस्थाएं हैं बिहार में, 5, 7, 8, 10, 20 जितने लोग हैं, उनको चिन्हित करना ताकि उनके माध्यम से कुछ संसाधन, कुछ व्यवस्था नीचे दलित समाज में पहुंचाया जाए, कुछ लोगों को मदद की जाए।
और तीसरी बात जो कि थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, जो लोग अम्बेडकराइट्स है या जो अम्बेडकर की सोच से प्रभावित है या अम्बेडकर जी को या बाबा साहब को भगवान ही मानते हैं, अभी पिछले कुछ सालों में एक ये विवाद कह लीजिए या बहस है कि भाई गांधी और अम्बेडकर के बीच का जो दूरी है वो धीरे धीरे बढ़ता गया है। बिहार के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, क्योंकि बिहार में दलित समाज को लेकर कोई बहुत चर्निंग हुई नहीं है, कुछ बात हुआ नहीं है। आप यहाँ का जो दलित लीडरशिप है, दलित सोच है, बुरा नहीं मानिएगा, वो तो बाई लाख इससे गाइडेड है कि यूपी में बसपा ने क्या किया या महाराष्ट्र में दलित ग्रुप्स क्या कर रहे हैं या साउथ में दलित ग्रुप क्या कर रहे हैं। बिहार के दलित लोग समाज जो है, बिहार का जो दलित समाज है, उसने अपनी थिंकिंग, अपनी आइडियोलॉजी, अपना जो विचार है उसको इस प्रामाणिकता से कहीं नहीं रखा है जिसको बिहार का मॉडल माना जाए। तो वो एक मैं आइडियोलॉजिकल डिबेट या बहस शुरू कराना चाहता हूं कि गांधी और अम्बेडकराइट्स के बीच में कोई सामंजस्य बैठाया जा सकता है कि नहीं, और अगर बैठाया जा सकता है तो वो पहलू क्या होने चाहिए और उसमें दोनों साइड से क्या क्या किसको कंसीड करना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या का बहुत महत्व है। आप एक्टिविस्ट पूरे जीवन भर रह सकते हैं किसी एक विचारधारा, एक व्यक्ति, एक आइडियोलॉजी को पकड़ के, लेकिन अगर आप चुनाव जीत कर नहीं आएंगे तो कितने दिन तक एक्टिविस्ट बने रहेंगे? जीवन भर एक्टिविस्ट बने रहेंगे, उससे समाज का फायदा नहीं होना है। तो कई बार लोकतंत्र में ये भी चर्चा करनी पड़ती है कि भाई ये 4 लोग हैं, इसमें तीनों खराब है हमारे हिसाब से, लेकिन जो सबसे कम खराब है जिसके साथ कोलिशन किया जा सकता है, समझने के नजरिए से भी और अगर हो सके तो करने के नजरिए से भी। ऐसी कोई व्यवस्था खड़ा करना जो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के पंचायत लेवल से कम 15-20 नए दलित लीडरशिप पोटेंशियल वाले लड़कों को चिन्हित करना और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करना। दूसरा, जो दलित संस्थाएं हैं जो प्रमाणिक तौर पर समाज के साथ काम कर रही हैं, उनकी ताकत, उनको पैसा, उनकी संसाधन, उनकी ट्रेनिंग, उनकी पहुंच, उनकी आवाज को मजबूत करना। और तीसरा, जो दलित चिंतक हैं, दलित समाज के लोगों के भावनाओं को, आइडियोलॉजी को समझते हैं, बाबा साहब, उनके साथ बैठकर ये चिंता करना कि बिहार का ये मॉडल क्या होना चाहिए जिसमें कि दलित किसके साथ जुड़कर आगे कर सकता है। दलित 14-15% है बिहार में, आप 15% से तो बिहार जीत नहीं सकते हैं। किसी के साथ आपको कोलिशन करना पड़ेगा। कोलिशन मतलब पॉलिटिकल कोलिशन नहीं, पॉलिटिकल गठबंधन, राजनीतिक गठबंधन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सामाजिक तौर पर आपको किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा। आप अकेले नहीं चल सकते हैं, कोई नहीं चल सकता है, आप भी नहीं चल सकते हैं। अगर जीतना है, अगर समाज में आपकी भागीदारी होनी है और उसको जीतना है तो किसी के साथ गठबंधन, किसी के साथ सामंजस्य बनाना पड़ेगा। तो वो मैं चाहता हूं कि दलित समाज के जो लोग हैं, जो चिंतक हैं, वो इसको गाइड करें कि कैसे, किस समाज के साथ, किन शर्तों पर, किन बातों पर, किन आइडियोलॉजिकल पॉइंट पर कुछ एक आगे की व्यवस्था बनाई जा सकती है। ये सारा होने के बाद अगर लोगों की मंशा होगी कि नहीं, ये प्लेटफॉर्म हम लोग का जन सुराज ही होना चाहिए, अभी तो उसका नाम नहीं, मैं अपना नाम के लिए बता रहा हूँ, या मिलकर वो कहते हैं कि नहीं एक मंच बन रहा है उसमें हम लोग भी शामिल होना चाहेंगे, उस समय निर्णय लिया जाएगा। आज कोई घबराहट नहीं है। अगले 3 से 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ मैं यही 3 काम आपकी मदद से करना चाहता हूं। अगर आपकी सहमति है, आपका सहयोग है तो आप मेरी मदद करें। बिहार में हर पंचायत में कम से कम 20 दलित समाज के बच्चे जिनमें लीडरशिप की पोटेंशियल है, जिनका हाथ पकड़ के ट्रेन किया जाए, जिनके पीछे में शक्ति, बुद्धि, पैसा लगाऊं तो कल होकर समाज का नेता बन सकता है। जरूरी नहीं कि हर आदमी विधायक बनेगा, कोई अपने गांव में मुखिया बनेगा, कोई वार्ड जीतेगा, कुछ भी करे जिसमें लीडरशिप पोटेंशियल है, सही में पोटेंशियल है, मतलब सिर्फ रिजर्वेशन वाले कैटेगरी को पूरा करने के लिए नहीं। दूसरी बात, जो 5, 7, 8, 10 यहाँ बड़ी अच्छी संस्थाएं हैं, उनके साथ मिलकर काम करना, ताकि कल मान लीजिए कि आपके यहाँ घर टूटा है, अगर हमको मालूम है कि आपकी संस्था के साथ हम भी अपनी आवाज लगा सकते हैं तो शायद थानेदार 4 बार सोचेगा आपको वहां से धक्का देके बाहर निकालने से पहले, या आपके समाज के लोगों को। और तीसरी बात कि एक बिहार का मॉडल शुरू होना चाहिए मतलब बिहार में दलितों की ओर से ये प्रयास होना चाहिए कि हम किसके साथ सामाजिक तौर पर सामंजस्य बैठा सकते हैं, फिर उसके आगे राजनीतिक सामंजस्य और गठबंधन की बात होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आपसे सुनने आए हैं
तो आप बताइए कि मैं क्या सही सोच रहा हूं और क्या मेरी सोच में गलत है। कोई चिंता वाली बात नहीं, जो मैं गलत कह रहा हूं, अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो वो भी बताइए। मैं आपको समझने आया हूं, आपसे समझने और सीखने आया हूं। यहाँ भाषण और ज्ञान का मेरे पास कोई डिपोजिटरी नहीं है। जो 2 महीने हमने देखा उसके आधार पर मुझे लगा कि नहीं, अगर इसको करना है तो दलित समाज के लोगों के साथ एक और विशेष प्रयास करना पड़ेगा। जैसे जॉब में एक रिजर्वेशन की व्यवस्था है, वैसे अगर मैं नई राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहा हूं तो उसमें भी मुझे दलित समाज के लीडरशिप अगर सही लाना है और दलित समाज में लीडरशिप खड़ी करनी है तो विशेष प्रयास करना पड़ेगा। ये आज की जो मीटिंग है या आगे का जो संवाद है वो उसी विशेष प्रयास का एक जरिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपने मन के सुझाव और प्रश्न कर सकते हैं।